हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आप सभी के लिए लेके आए हैं कुमार गौरव सर द्वारा बनाई गई पुस्तक सुदर्शन चक्र की वीडियो। इसमें हम लोग इस पीडीएफ को आज कवर करेंगे, जो कि जिसमें इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और जैव स्ट्रेटेजी के सभी शामिल है, जो कि लगभग 45 से 50 पेज में है। और इसे हम लोग यदि कवर कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम इसे यदि हम लोग ठीक से कवर कर लेते हैं, यानी पूर्णतः अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित हो सकती है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले इतिहास में चलते हैं। सबसे पहले कहाँ, इतिहास में हम लोग चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल के विषय में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया था और उसके बाद 1921 में इसकी खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है। राखल दास बनर्जी उत्खनन करता है और उसके बाद 1922 में हुआ था। लोथल भोगवा नदी, SR राव 1957-58 में इसका उत्खनन हुआ था। कालीबंगा की बात करें, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो कि अमलानंद घोष द्वारा 1951 से 51-52 में इसके उत्खनन करवाया गया था। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं रोपड़ पे। रोपड़ सतलज नदी, जगदत्त शर्मा 1953-56 में। कोरजी की बात करें, सिंधु नदी के किनारे है, फजल खां इसका उत्खनन करता है। उसके बाद 1953 में इसकी उत्खनन किया जाता है। चन्होदड़ो की बात करें तो यह भी सिंधु नदी के किनारे एन जे मजूमदार द्वारा 1930 में किया जाता है। वहीं अगर रंगपुर की बात करें, मादर नदी के किनारे है, EMS वत्स के द्वारा 1931 में। आलमगीर की बात करें तो हिंडन नदी के किनारे जगदत्त शर्मा द्वारा 1958 में करवाया जाता है। उसके बाद अगर सुतका गंडोर की बात करें, दास नदी के किनारे अरेल स्टाइन 1937 में इसका उत्खनन करवाया जाता है। वहीं बनौली की बात करें, रंगोई नदी रविंद्र सिंह बिश्व द्वारा 1978 में कराया जाता है। अगर धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा जो है मनहर नदी के किनारे रविन्द्रनाथ बिष्ट द्वारा 1990 से 91 में इसकी खोज कराई जाती है। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो उत्तर में मांडा है। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर दक्षिण की बात करें, दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पे है। अगर पूरब की बात करें तो आलमगीर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के पास, लगभग मेरठ के पास में। उसके बाद अगर पश्चिम में बात करें, सुक्का गंडोर बालूचिस्तान दास नदी के किनारे। अगर यह बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान में सुरतगोई और मुंडीक है, जबकि बलूचिस्तान या पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की बात करें, सुक्का गंडोर और सुक्का को बालाकोट और मेहरगढ़ है। जबकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की बात करें तो मोहनजोदड़ो, चिन्होदड़ो, कोडदीजी, जुदीर जोधरा। उसके बाद पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा, गनेरीवाल, रामनडेरी, सरायखोला, जलीलपुर, गुमला है। और अगर हम लोग भारत के पंजाब की बात करें तो यहाँ पर रोपड़, संकोल और बाड़ा है। हरियाणा की बात करें, बनौली, मिथातल, राखीगढ़ी, बालू, कुड़ाल। राजस्थान की बात करें, कालीबंगा, पीलीबंगा है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें, आलमपुर और उल्हास है। गुजरात की बात करें तो कच्छ में धौलावीरा, सुरकोटदा और देसलपुर आ जाएगा। खंभात की खाड़ी में रंगपुर, रोथल, रोजदी, कुंतासी, नागेश्वर और प्रभास पाटन, तलोद, नागवाड़ा, शिकारपुरम, मेघम और भगतराव, जुनीकुरन आ जाएगा। जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो दैमाबाद आ जाएगा। यदि हम लोग नदियों के प्राचीन नाम की बात करें, नदियों के प्राचीन और नवीन नाम की बात करें तो वितस्ता, झेलम नदी को प्राचीन काल में वितस्ता कहा जाता था। चिनाब को अस्किनी कहा जाता था और ब्यास को बिपाशा या बिपाशा कहा जाता था। उसके बाद अगर रावी की बात करें, पुरहड़ी, सतलज को सतुद्रदी। उसके बाद काबुल को कुंभा, कुर्रम को क्रुम या क्रुम्भ कहा जाता था। उसके बाद गोमल को गोमती, द्रुसदती को घग्घर, रची या चीतंग को द्रुसदती कहा जाता था। अगर हम लोग बौद्ध संगीति की बात करें, बौद्ध संगीति 4 हुई थी, जो कि प्रथम हुआ था राजगिरह में 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में। दूसरा जो हुआ था वो वैशाली में हुआ 383 में कालाशोक के शासनकाल में साबकामी अध्यक्ष थे। अगर तीसरे की बात करें तो पाटलिपुत्र में हुआ था 250 ईसा पूर्व में
अशोक इस समय शासक था। उसके बाद अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीसरा। अगर चतुर्थ की बात करें तो चतुर्थ हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, और प्रथम सदी में हुआ था। कनिष्क इस समय शासक था। वासुमित्र अध्यक्ष थे। अब यदि हम लोग और आगे चलें, अष्टाध्यायी महाजनपद काल के विषय में चलते हैं। महाजनपद के विषय में हम लोग को अष्टाध्यायी से हमें 40 जनपदों का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अगर वहीं हम लोग धार्मिक साहित्य की बात करें, धार्मिक साहित्य जिसमें बौद्ध और जैन है, तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय है जिसमें 16 महाजनपद, और जैन साहित्य भगवती सूत्र जिसमें 16 महाजनपदों की बात की गई। अब अगर हम 16 महाजनपदों की बात करें तो मगध की राजधानी कहाँ है? गिरिब्रज, राजगिरी या पाटलिपुत्र कहा जा सकता है। उसके बाद काशी की बात करें वाराणसी हो, वत्स की बात करें कौशाम्बी है, अंग की बात करें चंपा है, कौशल की बात करें श्रावस्ती या अयोध्या है, वज्जी की बात करें विदेह और मिथिला है, मल्ल की बात कुशीनगर और पवा कह सकते हैं। उसके बाद कंबोज की बात करें राजपुर या हाटा कह सकते हैं। गंधार की बात करें तो गंधार में तक्षशिला राजधानी है। सूरसेन की मथुरा थी, अस्मक की पोटली थी, और उसके बाद अवंती की 2 राजधानियाँ थी। उत्तरी अवंती की उज्जैनी थी, जबकि दक्षिणी अवंती की माहिष्मती थी। अगर हम लोग मत्स्य की बात करें तो मत्स्य की विराटनगर राजधानी था। कुरु का इंद्रप्रस्थ था, चेदी का शक्तिमती या सोथिवती था। पंचाल की बात करें उत्तरी पंचाल का ऐशत था, दक्षिणी पंचाल का काम्फिल था। यदि हम लोग अब कुछ प्रमुख इतिहास के वंश और संस्थापक उसकी राजधानी की बात करें, जैसे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगर शिशुनाग वंश की बात करें, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, राजधानी आपकी वैशाली में थी। नंद वंश की बात करें, नंद वंश के संस्थापक पद्मनंद थे और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्पेंद्र शुंग थे, राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार थे और राजधानी कहाँ बनाए थे? राजगिरी। सातवाहन वंश की बात करें, सातवाहन वंश से मोक संस्थापक थे और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। वहीं अगर कर्ण वंश की बात करें तो वासुदेव के संस्थापक थे, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। कुषाण वंश की बात करें, कुजुल कड़प से संस्थापक थे और पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। जबकि अगर गुप्त वंश की बात करें, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। हुड़ वंश की बात करें तो तोड़माल संस्थापक थे और सियालकोट राजधानी थे। वर्धन वंश की बात करें, पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक थे और थानेश्वर इसकी राजधानी थे। पांडव वंश की बात करें, नडियन इसके संस्थापक थे, मदुरा राजधानी है। उसके बाद चोल वंश की बात करें, चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे और उसके बाद चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। पल्लव वंश की बात करें तो कांचीपुर राजधानी थी और इसके संस्थापक थे सिंह वर्मन चतुर्थ। वहीं राष्ट्रकूट वंश की बात करें, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थे मानिकहित और इसके संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग थे। वहीं अगर चालुक्य वंश की बात करें, चालुक्य 3 थे, एक कल्याणी के चालुक्य, एक बदामी के चालुक्य, एक बेगी के चालुक्य। अगर कल्याणी के चालुक्य की बात करें तो इनके संस्थापक थे तैलभ द्वितीय और इसकी राजधानी मानकेत या कल्याणी थी। अगर बदामी के चालुक्य की बात करें तो इसके संस्थापक थे जयसिंह प्रथम और राजधानी वातापी थी। अगर चालुक्य बेगी की बात करें, बेगी के चालुक्य तो विष्णुवर्धन संस्थापक थे और बेगी इसकी राजधानी थी। होयसल की बात करें तो होयसल के संस्थापक विष्णुवर्धन थे और द्वार समुद्र इसकी राजधानी थे। यादव वंश की बात करें, बिल्लभ संस्थापक थे और राजधानी देवगिरी थी। कदम वंश की बात करें तो मयूर शर्मन संस्थापक थे, वनवासी राजधानी थे। काकती वंश की बात करें, बीटा प्रथम संस्थापक थे, अमरकोंड राजधानी थे। गंग वंश की बात करें तो बृहस्पति पंचम कोलाल व तलकाड था। पाल वंश की बात करें तो गोपाल संस्थापक मुंगेर राजधानी थे। सेन वंश की बात करें, सामंत सेन संस्थापक लखनऊती इसकी राजधानी थी। वर्मन वंश की बात करें तो पुष्यवर्मन इसके संस्थापक थे और प्राग ज्योतिषपुर जो था इसकी राजधानी थी। गुर्जर प्रथिहार वंश की बात करें तो नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था और कन्नौज इसकी राजधानी। गढ़वाल वंश की बात करें, चंद्रदेव इसके संस्थापक थे और कन्नौज इसकी राजधानी थे। चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी, उसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। वहीं अगर परमार वंश की बात करें तो उपेंद्र संस्थापक धारानगरी कौन थे? धारानगरी आपकी थे, राजधानी थी। उसके बाद अगर चंदेल वंश की बात करें, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू थे, राजधानी खजुराहो थी। अगर सोलंकी वंश की बात करें, सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज थे और इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी। कलचुरी वंश की बात करें तो कोल्लक इसके संस्थापक थे, त्रिपुरी राजधानी थे। वहीं गुलाम वंश की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक थे और दिल्ली इसकी राजधानी थी। तो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक लेकिन पूछा जाए तो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की बात करें, ममलूक वंश की बात करें, हर चीज़ के संस्थापक कौन थे? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगर
सलू वंश के संस्थापक नरसिंह है, राजधानी विजयनगर है। तुगलक वंश के संस्थापक आपके गैसुद्दीन तुगलक हैं, दिल्ली राजधानी थी। सैयद वंश खिजर खां और दिल्ली राजधानी थी। अगर लोधी वंश की बहलोल लोधी स्थापना करता है, दिल्ली राजधानी बनाता है। संगम वंश की बात करें, हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापना की जाती है और विजयनगर राजधानी बनाई जाती है। खिलजी वंश की बात करें, जलालुद्दीन खिलजी जो थे यह संस्थापक थे, दिल्ली राजधानी बनाई। तुलुक वंश जो थी वीर नरसिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, विजयनगर राजधानी थे। अरबीडु वंश की बात की जाए, तिरुमल जो था तिरुमल संस्थापक थे और पेनकोंड इसकी राजधानी थे। बहमनी वंश के हसन गंगूर संस्थापक था, गुलबर्गा राजधानी थी। आदिल शाही वंश की बात करें, दिल शाह द्वारा स्थापना की जाती है और बीजापुर इसकी राजधानी थी। वहीं निजाम शाही की बात करें, मलिक अहमद के द्वारा स्थापना किया जाता है और राजधानी इसकी अहमदनगर थी। मुगल वंश की बात करें तो बाबर इसकी स्थापना करता है और उसके बाद इसकी राजधानी दिल्ली और आगरा बनता है। पहले दिल्ली फिर आगरा बनता है। अगर भोसले वंश की बात करें, भोसले वंश के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज और इसकी राजधानी उन्होंने बनाया रायगढ़ को। हम लोग पढ़ लेते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उस कांग्रेस के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो उसके संस्थापक थे एओ ह्यूम या फिर एलन एक्टोबियम ह्यूम कहा जाता था। वर्ष कब हुआ था इसकी स्थापना, तो 1885 में हुआ था। इसके संबंध में अगर देखा जाए किसने क्या कहा, तो जैसे सेफ्टी का सिद्धांत इसे किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय ने कहा था और इस बात का स्रोत मिलता है यंग इंडिया में। उसके बाद षड्यंत्र का सिद्धांत आरपी दत्त के द्वारा कहा गया। लाइटिंग कंडक्टर का सिद्धांत आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया। वहीं कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन ने एक चीज़ कहा था कि जो कांग्रेस है यह देशद्रोही फैक्ट्री कहा था। कांग्रेस को देशद्रोही फैक्ट्री किसने कहा था, डफरिन ने कहा था। अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के विषय में देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन की अगर बात करें तो 18 सबसे पहले स्थापना होता है आपका 1985 में। तो उस पहली बैठक जो होती है आपके मुंबई में होती है। मुंबई में गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में होती है। उसके बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब उसके बाद दूसरा होता है आपका 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं। और यहाँ प्रमुख घटना होती है कि नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाता है। 1887 में मद्रास में बैठक होता है जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष बनाया जाता है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद 88 में इलाहाबाद में होता है और जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं। और पहली बार लाला लाजपत राय ने इलाहाबाद में ही हिंदी में पहला भाषण दिया था। उसके बाद 1889 की बात करें तो 1889 बम्बई में होता है। विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष बनते हैं। इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए प्रतिनिधिमंडल को भेजा जाता है। फिर 1890 में कलकत्ता में बैठक होती है या फिर अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष फिरोज राम मेहता चुने जाते हैं। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था इस समय। अब उसके बाद हम लोग 96 की बात करें, 1896 में कलकत्ता का अधिवेशन होता है जिसमें रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और पहली बार 1896 में वंदे मातरम गाया जाता है। अब 1905 का टाइम आता है। 1905 में बनारस में अधिवेशन होता है, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बनाए जाते हैं और बंग की आलोचना की जाती है। अब उसके बाद 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन होता, दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया जाता और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज यानी स्वशासन शब्द को कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था। उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन होता है जहां रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाता है और गर्म दल और नरम दल का विभाजन हो जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो 1911 में तो कलकत्ता का अधिवेशन होता है जहाँ पंडित बिशन नारायण धर अध्यक्ष बनाए जाते हैं और पहली बार 1911 में जनगण मन गाया जाता है। उसके बाद 1915 की बात करें तो बम्बई में क्या था, तो बम्बई में स्थापना इसका क्या कहते हैं बैठक होती है 1915 वाली। उसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भी भाग लिया था। इस समय यह बम्बई का गवर्नर भी था लॉर्ड विलिंगटन। अगर 1916 की बात करें लखनऊ में समझाओ, और लखनऊ में 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है। अंबिकाचरण मजूमदार अध्यक्ष बनाए जाते हैं और नरम दल और गरम दल मिल जाते हैं, साथ ही आपका मुस्लिम लीग भी मिलता है। और साथ ही 1916 में ही लखनऊ के अधिवेशन में तिलक जी ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है जिसमें एनी बेसेंट अध्यक्ष बनाए जाते हैं जिन्हें प्रथम महिला
प्रथम महिला अध्यक्ष भी कहा जा सकता है। 1920 में नागपुर में अधिवेशन होता है। सी विजय राघवाचार्य अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति घोषित किया था, रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। 1920 में विशेष अधिवेशन कलकत्ता बुलाया जाता है, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय बनाए जाते हैं। असहयोग आंदोलन की स्वीकृति हेतु बुलाई जाती है 1920 में। अर्थात 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, एक आपका नागपुर में, एक कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। कलकत्ता में जो हुआ था उसे विशेष अधिवेशन कह सकते हैं, और जो मुख्य अधिवेशन हुआ था वो आपके नागपुर में हुआ था। अब अगर हम लोग 1924 की बात करें तो 1924 का अधिवेशन होता है बेलगांव, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी की बात करें तो यह कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष यही बेलगांव वाला किए थे। 1925 में फिर अधिवेशन होता है कानपुर में, जिसमें सरोजिनी नायडू बनती है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई जाती हैं। 1927 में मद्रास में बैठक होती है, एम एस अंसारी को अध्यक्ष बनाया जाता है। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया जाता है। फिर 1929 में लाहौर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए जाते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की अनुमति देते हैं। फिर 1931 में कराची में कांग्रेस की बैठक होती है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें सरदार पटेल जी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। मूल अधिकार का प्रस्ताव आता है, गांधी अरविंद समझौते का अनुमोदन होता है। फिर 1936 में लखनऊ में फिर से लखनऊ का अधिवेशन होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। 1937 में फैज़पुर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। उसके बाद इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन करते हैं, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। 1939 में त्रिपुरी संकट भी कहा जा सकता है, त्रिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया का सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं तो गांधी जी इस बात को अस्वीकार कर देते हैं, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देना पड़ता है। और सुभाष चंद्र बोस जी के त्यागपत्र देने के बाद इन्हें कांग्रेस की पार्टी से निकाल भी दिया जाता है, या फिर इन्होंने खुद ही त्यागपत्र दे देते हैं उस पार्टी से, कांग्रेस की पार्टी से, कांग्रेस संगठन से। और उसके बाद अध्यक्ष बनाए जाते हैं त्रिपुरा में कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम लोग और आगे अगर बात करें, 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन होता है, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के पद पर अध्यक्ष रहते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है, JB कृपलानी अध्यक्ष बनते हैं। आज़ादी के समय भी यही अध्यक्ष बने रहते हैं। 1948 में जयपुर में होता है, राजस्थान के जयपुर में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद का प्रथम अधिवेशन यही था, 1948 वाला। यदि अब हम लोग कुछ प्रमुख पुस्तकों की चर्चा कर लेते हैं इसी में देख लेते हैं। पंचतंत्र की बात करें तो विष्णु शर्मा ने लिखा है। मृच्छकटिकम की बात करें, शूद्रक कादम्बरी की बात करें, बाणभट्ट भगवत गीता महाभारत की वेदव्यास, अष्टाई पाणिनि अर्थशास्त्र आपके कौटिल्य या फिर चाणक्य कह सकते हैं, मेघदूत कालिदास, 10 कुमार चरित दांडी, बुद्धिचरित अशुघोष, गीत गोविंद जयदेव, शाहनामा फिरदौसी, हिमायूनामा गुलबदन बेगम, राजरंगी कल्हड़, पद्मावत की बात करें मुलक मोहम्मद जासी, आईने अकबरी अकबरनामा की बात करें अबुल फजल। वहीं अगर किताब उल हिंद की बात करें अलबरूनी। उसके बाद तुजो के बाबरी की बात करें बाबर, या फिर बाबरनामा की बात करें बाबर, तो हिमायूनामा की बात करें गुलबदन बेगम, गीतांजलि की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद भारत भारती की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त, लाइफ डिवाइन एक्सेस ऑन गीता अरविंद घोष। वहीं कामायनी की बात करें जयशंकर प्रसाद, गोदान गबन करभूमि रंगभूमि की बात करें प्रेमचंद। गीता रहस्य की बात करें हम लोग तो आर्कटिक होम ऑफ द वेदास बाल गंगाधर तिलक। वहीं अगर यह बात करें कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है तो महात्मा गांधी जी की। इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है तो सुभाष चंद्र बोस जी की। अब प्रमुख युद्ध देख लेते हैं। दसराग युद्ध वैदिक काल में होता है, राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के द्वारा, जिसमें राजा सुदास को जीत होती है। हाइड स्पीच के युद्ध यानी झेलम के युद्ध की बात किया जाए तो 326 ईसा पूर्व में होता है। सिकंदर और पोरस के बीच होता है, सिकंदर जीत जाता है और पोरस हार होती है। इसे में कहते हैं कि बोलिए सिकंदर जी आपके साथ क्या सलूट किया जाए। फिर सिकंदर पुरुष जी कहते हैं
जो राजा थे वो कहते हैं कि जो एक राजा के साथ राजा को व्यवहार करना चाहिए वही व्यवहार आप हमारे साथ कीजिए। फिर अब चलते हैं कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की बात करें 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। अशोक व कलिंग के बीच में अशोक जीत होती है। फिर त्राइन का युद्ध होता है 1951 में पहला, फिर दूसरा का होता है 52 में, 1152 में। 1191 में जो युद्ध होता है त्राइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है। जबकि त्राइन का जो द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, उसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। फिर उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच होता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। फिर आपके पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है और बाबर जीत जाता है। इसमें पहली बार बाबर ने तोप और बंदूक का प्रयोग किया था, या फिर इसी को कह सकते हैं तोगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। अगर खानों के युद्ध की बात करें तो 1527 में खानवा का युद्ध होता है जो कि बाबर और राणा सागर के बीच होता है, जिसमें बाबर जीतता है। तालीकोटा की बात करें जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहा जाता है, 1565 में होता है। दक्कन सल्तनत व विजयनगर के बीच होता है जिसमें दक्कनी सल्तनतों की जीत होती है। अगर हम लोग प्लासी के युद्ध की बात करें, प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच होता है जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में अहमद शाह अब्दाली व मराठा के बीच, जिसमें मोहम्मद शाह अब्दाली जीत जाता है। फिर उसके बाद अगर बक्सर के युद्ध की बात करें 1764 ईस्वी में होता है जिसमें अंग्रेज और मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय जीत जाते हैं, इसके बीच होता है जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। फिर आंग्ल मैसूर युद्ध होता है अंग्रेज और हैदर अली के बीच, निर्णायक युद्ध, मतलब कि इसमें निर्णय ही नहीं हो पाता है। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वह 1799 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम लोग बात करें 1817 से 1819 के बीच में होता है, अंग्रेज और मराठा के बीच में, तो अंग्रेजों की जीत। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो 1845 और 1846 के बीच में होता है जिसमें अंग्रेज सिख के बीच होता है, अंग्रेज जीतते हैं। उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध आपका 1848-49 में होता है जिसमें अंग्रेज जीतते हैं और सिख हार जाते हैं। अब प्रमुख अंग्रेज और मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ कौन कौन है देख लेते हैं। सूरत की संधि होती है 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में, सालबाई की संधि 1782 में, बासिम की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में होती है। यह आपके प्रमुख कंप्लीट होते हैं क्या इतिहास आपका यहीं तक था। इतिहास इस प्रकार कंप्लीट होता है। अगले भाग में हम लोग मिलते हैं जागर भी।